हेलो बच्चों, मेरे हिसाब से आप सबको अभी पेपर प्रेजेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप सबकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और बेटा आप सबकी परीक्षा की घड़ी बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है। तो इस टाइम आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? रिवीजन तो है ना, रिवीजन तो है ही है। उसके अलावा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, अगर आप लोग वाइवा देने जाते हो या कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको क्या लगता है कि इंसान को पहले उसकी पर्सनैलिटी, वो दिखता कैसा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, नीट एंड क्लीन है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना। तो ऐसे ही बेटा आपके बोर्ड के पेपर में भी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है और दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको सोच लेना चाहिए कि हाँ, मेरे को कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है, कैसे कहाँ पे मुझे अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे मुझे अंडरलाइन करनी है, कहाँ पे मुझे पेंसिल का यूज़ करना है। स्पेशली जब आप लोग बायोलॉजी की बात करते हो तो आपको बहुत सारे बेटा डायग्राम्स भी बना के आने पड़ते हैं। तो ऐसे ही मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ, आपको ऐसे टॉप 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके पेपर का प्रेजेंटेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता होगा कि आपका जो रिटन पेपर है वो 70 मार्क्स का है ना, और आपको कितने लाने हैं वो आपको डिपेंड किसके ऊपर करता है? एक तो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर, और आपने पूरे साल कितना अच्छे से पढ़ा है, कितनी बार टॉपिक को रिवाइज कर चुके हो। लेकिन जब आप एग्जामिनर को दिखाने वाले हो ना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो ये नहीं देखेगा कि आपने पूरे साल पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको कितना आता है कितना नहीं आता। एग्जामिनर केवल और केवल आपकी बेटा वो जो शीट है ना, वो जो शीट है जिस पे आप लोग लिख कर आने वाले हो ना, सिर्फ वो चेक करने वाला है। इस शीट को देख के वो आपको बेटा 70 आउट ऑफ 70 या वॉट एवर यू डिजर्व वो देने वाला है। आपको क्या लगता है कि जिस बच्चे के बेटा 60 नंबर आते हैं, जिस बच्चे के बेटा 55 नंबर आते हैं, जिस बच्चे के बेटा 65 नंबर आते हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? सच बताओ, आपको क्या लगता है कि 55 वाला बच्चा इन दोनों बच्चों से मेहनत कम करता है? मुझे तो नहीं लगता। जिसके भी अबव 50 है ना, जिसके भी बेटा अबव 50 आते हैं, वो मान लो कि आपकी रिवीजन तो सही है, आपने पढ़ा तो सही है, लेकिन केवल और केवल बात कहाँ आई है कि आपने पेपर को प्रेजेंटेशन करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो देखो, पहली चीज जो आपको करनी है जब भी आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे, सबसे पहली चीज आप सबको क्या करनी है कि बेटा आपको अपना क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, आप सभी को पता है पहली बात क्या आपके एग्जाम में आपको बेटा 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। कितने आवर्स का? 3 आवर्स का आप सभी को टाइम मिलने वाला है। उसमें से आप मान के चलो कि आपको केवल और केवल 2.5 घंटे आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न वर्क करना है, लिखना है। पेपर बेटा आपको 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा निपटाना है। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके हाफ आवर है ना, यानी कि 30 मिनट्स, उसको बेटा आप लोग डिवाइड कर लेना। 15 मिनट्स तो जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिला एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, धक हो रही है, आप लोगों को धक होती रहती है कि वैसा कोई क्वेश्चन ना आ जाए जो हमें ना आता हो, ऐसा कोई टॉपिक ना आ जाए जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो, ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो मैं भूल चुकी हूँ। तो बेटा आपको 15 मिनट बेटा बहुत ज्यादा काल्म होके, बहुत ज्यादा कंपोज होके अपना 15 मिनट केवल और केवल रीडिंग को देना है, रीडिंग को देना है। प्लीज ये वाले जिसने चीज कर ली ना, वो देख लेना, वो एंड तक अच्छे से पेपर में लिख कर आएगा, क्योंकि 15 मिनट आपको केवल और केवल अपने रीडिंग को देकर आने पड़ेंगे और 15 मिनट बेटा आपको एंड में देकर आने हैं। जब पेपर हो जाए उसके बाद जो रह रहा है, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड तो नहीं रह गया, तो 15 मिनट बेटा आपको वहां पे देने हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको वो देखना है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, सी करना है, डी करना है, ई करता है। वो बेटा आपकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। जो सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आता है ना, पढ़ने के बाद आपको लगे हाँ आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि वो आप अच्छे से कर सकते हो। सेक्शन ए के शायद कम आते हैं, वो बोलते हैं ना पहला, वो जो पहला आपने किसी को जज कर लिया ना, वो एंड तक ही रहती है। फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज। तो बेटा आपको अपना वो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है
जिसमें आप बेटा ऐसे आपकी दांत चमक जाए, इसके अंदर से खुशी की बेटा लहर दौड़ जाए, आपको वो वाला सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि आपको सीक्वेंस वाइज ही सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ वही करना जो आपको अच्छे से आता है। सेकेंड चीज, आप लोगों को बहुतों को लगता है यार कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, हैंडराइटिंग खराब है, क्या करना है बेटा। देखो हैंडराइटिंग तो मेरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बहुत सारे टॉपर्स की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। मेरी क्लास में बेटा कितने बच्चे थे जिनके 98% आए थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। तो बेटा अगर आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ ये वाला मिथ अपने दिमाग से अभी के अभी निकाल देना कि हैंडराइटिंग अच्छी ना होने की वजह से आपके नंबर कम आते हैं, प्लीज़ निकाल देना। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है मेनली, कि आप जितना भी लिख रहे हो ना उतना नीट एंड क्लीन लिखना। मुझे पता है एंड में आपके 3 पेज तो कैसे मर्जी भी लिख लो, वैसे के वैसे ही होते हैं, ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर लिख के आते हो है ना, एकदम पेल देते हो लास्ट के 3 पेजों में। तो बेटा वैसे हैंडराइटिंग नहीं रखनी है आपको जस्ट नीट एंड क्लीन रखना है। और एग्जामिनर अगर आपको एक बार में पढ़ रहा है तो उसको एक बार में समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ रहा है, इस बच्चे ने क्या लिखा है ना, एक बार में रीडेबल होना चाहिए। दूसरी बात, आप उसमें अच्छे से बेटा स्पेस दे के जरूर लिखना, 2 वर्ड के बीच में स्पेस दोगे ना तो उससे ज्यादा क्लैरिटी होती है चीजों के बीच में, ठीक है। तीसरी बात पे आ जाओ, वो है डायग्राम्स। बेटा जब भी आप लोग बायोलॉजी के अंदर जा रहे हो तो प्लीज डायग्राम्स आप थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना, है ना। अगर आपकी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है उसके बावजूद आपको लेबलिंग करनी आनी चाहिए। डायग्राम में बेटा प्रॉपर लेबलिंग करके आना। जब भी आप लेबलिंग कर रहे हो ना तो याद रखना, या तो आप पहले से छाट लेना कि आपको सारी चीजें लेफ्ट में लिखनी है, या सारी चीजें बेटा लेफ्ट में लिखनी है, या फिर सारी चीजें राइट में लिखनी है। लेबलिंग हमेशा वन साइडेड ही करके आना बेटा, एग्जामिनर की आंखों को लुभाती है सारी की सारी चीजें। तो याद रखेंगे लेबलिंग या तो लेफ्ट में रखो या फिर राइट में रखो, उससे बेटा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ही पड़ता है। छोटी छोटी चीजें ही ना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट कर देती है लाइफ के अंदर भी, और आपके नंबर इंक्रीज करने में भी। चौथी बात जो आपको याद रखनी है कि जब आप देखो दोनों में से कोई भी चीज अपना सकते हो उसमें, कि आपको अंडरलाइन करना अभी से सीखना होगा चीजों को। प्लीज जिसने भी अब तक सैंपल पेपर नहीं करे हैं, टाइम लगाकर सैंपल पेपर कर लो और अभी से आदत डाल लो। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है आपको बेटा उसका अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंडरलाइन। या तो आप इसमें एक आदत ये डाल सकते हो कि जैसे जैसे आप लिख रहे हो, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के अंदर मेंस्ट्रुएशन फेज, है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज, तो प्लीज उसको या तो वहीं की वहीं अंडरलाइन कर लो, वो आदत डाल लो, या फिर बेटा एंड के अगर आपने जो 15 मिनट छोड़े हैं उसके एंड में आपको अंडरलाइन करने हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा ना बर्डन पड़ता है कि एंड का वो वाला भी काम बचा है, वो वाला भी काम बचा है। आप अभी से ही अपने अंदर आदत डाल लो कि जब भी कोई मेन चीज लिख रहे हो उसको प्लीज डू अंडरलाइन इट। बेटा एग्जामिनर के आंखों को ना एकदम से चीजें दिखती हैं, हाँ इसको याद है नंबर दे दो, हाँ इसको याद है नंबर दे दो। एग्जामिनर भी आपको नंबर देने के लिए बैठा है, लेकिन आपको उससे नंबर चुराने तो पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो लास्ट चीज याद रखनी है कि जब आपको 15 मिनट्स बच रहे हैं तो उसके अंदर आपको अच्छे से चेक करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन बच तो नहीं रहा, है ना, कोई भी क्वेश्चन बच तो नहीं रहा। देखो आपका एग्जामिनेशन में क्या होगा ना कि 80% तो पेपर ऐसा होगा जो आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे होंगे या आपको आते होंगे। जिसने रिवीजन करा है, जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है, उसको 80% सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन गेम कहाँ खेलता है एग्जामिनर? 20% क्वेश्चन पे, है ना। वो 20% क्वेश्चन थोड़े से बेटा क्रिटिकल एग्जामिनेशन वाले होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। वो आपको 2 चैप्टर लिंक करके भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, असर्शन एंड रिसर्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है कि वो 20% क्वेश्चन जब आप कर रहे हो, इन केस अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता ना और आपको पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक हो सकता है, तो प्लीज आपको उसको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। बेटा कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आता है, उसके आसपास का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो प्लीज आपको अटेम्प्ट करके आना। एग्जामिनर उसमें आपको 2 से 3 नंबर दे ही देगा। तो बेटा ये मेरी 5 टिप्स थी, अगर आप इनको फॉलो कर लेते ना तो आपके एग्जामिनेशन में जहाँ कहीं भी 55 बन रहे होंगे ना, सीधा 65 बन जाएंगे, 50 बन रहे होंगे तो 60 बन जाएंगे, 60 बन रहे होंगे तो 70 बन जाएंगे।
प्लीज़ ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना जो आपकी एग्जामिनेशन में बिग चेंज ला सकती है, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकती हैं। छोटी छोटी हैबिट्स होती है, छोटे छोटे पेपर प्रेजेंटेशन। तो बेटा एवरी सिंगल थिंग काउंट। तब तक के लिए यार अच्छे से मेहनत करते रहो। दिस इज़ द लास्ट टाइम यार, तो हम अपना 100% दिखा सकते हो तो प्लीज़ दिखा के दिखाओ, है ना। अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, टीचर्स को प्राउड कराना है, अपने आप को खुद के अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।